फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 3 टॉपिक हैं। पहला वर्क, जिसको हम डिटेल में समझेंगे, दूसरा फिर एनर्जी, और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे पावर। ठीक है, वर्क की सबसे पहले हम बात करते हैं। वर्क कब होता है? तो अगर मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास अपना कुछ मास रहा होगा। ठीक है, मैंने माना कुछ m मास रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फिर ये इस टाइम कोई भी एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है। इस बात का मतलब क्या है? कुछ एक्सेलरेशन नहीं कर रहा, मतलब उसमें किसी भी तरह कोई वेलोसिटी नहीं है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो रेस्ट पर है। ठीक है, इसको रेस्ट से मोशन में लाया जा सकता है क्या? कैसे? फोर्स लगा के। तो आंसर है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दूं तो ये रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, और जब ये रेस्ट से मोशन में आएगा तो ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि अभी तो वेलोसिटी 0 है, फिर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, इसका मतलब ये क्या कर रहा होगा? एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊं और ये मोशन में आ जाए, और ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर ले, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, तो हम क्या कहेंगे कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर क्या कर दिया है? एक वर्क। हमने इस ऑब्जेक्ट पर क्या कर दिया? एक वर्क। इस बात का मतलब ये है कि जो चीज़ ये खुद नहीं कर पा रहा था वो हमने की है। कैसे की? कि ये रेस्ट पर था, ये किसी पॉइंट ए पर था, ठीक है, फिर हमने क्या किया? इस पर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर ये फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या हो गया? डिस्प्लेस हो गया। तो हम क्या कहेंगे? हमने इस ऑब्जेक्ट पे क्या कर दिया है? वर्क। वर्क इज सेड टू बी डन। ओके, फिर से, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? व्हेनेवर फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, ध्यान से सुनो, व्हेनेवर फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस in the direction of force, then the work is said to be done. ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन, whenever force applied on a body and body displaces in the direction of force, then the work is said to be done. ये बात आई आपको समझ में? बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हुई, व्हेनेवर फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। और अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो ये वर्क 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है बच्चों, एक तो फोर्स पर और एक डिस्प्लेसमेंट पर। मतलब अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो आप कहोगे आपने बॉडी पर ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करा दिया तब भी आप क्या कहोगे? आपने ज़्यादा वर्क किया है बॉडी पर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वर्क फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट के भी। तो यहाँ से वर्क का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे वर्क का फॉर्मूला बताओ तो आप क्या बताओगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम लोग W से डिनोट करेंगे, फोर्स को F से, और डिस्प्लेसमेंट को S से। तो वर्क का फॉर्मूला क्या निकल कर आया? F इंटू S, या मैं कहूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में? एक बार फिर से मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्क किसे कहते हैं? तो आपका बिल्कुल सिंपल सा आंसर, सर जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने पर बॉडी फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमने बॉडी पर क्या कर दिया है? एक वर्क। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ ये जो फोर्स है इसकी अपनी कुछ यूनिट होती होगी, न्यूटन है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी भी अपनी यूनिट होती है, क्या? मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या हुई? न्यूटन मीटर। ये इसकी MKS यूनिट है। अगर आपसे कोई एक इसकी स्टैंडर्ड यूनिट पूछे तो आप इसकी स्टैंडर्ड यूनिट भी बता सकते हो, SI यूनिट ऑफ वर्क।
SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। ठीक है, वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इतनी बात आ गई समझ में? ओके, तो ये तो वर्क की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब लेकिन एक चीज और भी है जो एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है बच्चों, वो ये भी याद कर लो, 1 जूल किसे कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? डिफाइन 1 जूल। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप कहोगे कि 1 जूल वर्क कब होता होगा, सोचो आप खुद से। इस वर्क का आंसर 1 जूल कब आएगा? तो आंसर जब फोर्स 1 न्यूटन का लगे और जब डिस्प्लेसमेंट कितने का हो। तो whenever 1 Newton of force is applied on the object and object displaces by 1 meter, then work is said to be 1 joule। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये इसका 1 जूल का डेफिनेशन हो जाएगा निकल के। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, आपको वर्क की डेफिनेशन समझ में आ गई है क्या होती है? किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, ये एक बॉडी है, इस पर मैं फोर्स लगाऊं, बॉडी डिस्प्लेस कर गई, क्या हो गया इस बॉडी पर? वर्क हो गया। वर्क का फॉर्मूला क्या है? तो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की ऐसा यूनिट क्या है? आंसर है जूल। क्लियर हो गई बात यहां तक? ठीक है। अब बच्चों इसमें आपको एक चीज समझने की कोशिश करनी है, वो है टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के मैं कुछ टाइप बता रहा हूं आपको, ठीक है? 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। पहला है टाइप ऑफ वर्क के अंदर पहला आता है प्यारे बच्चों पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, और जो मैंने सिर्फ जब भी सिर्फ वर्क कहूं तो वो एक ही बातें होती हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन बताओ, तो वो वही डेफिनेशन है जो वर्क की डेफिनेशन है। अगर कोई आपसे पूछे पॉजिटिव वर्क की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या कहोगे? वेन एवर फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। देन द वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव। ये बात आई समझ में? तो ये तो बस सेम ही बात है। इसमें बस इतनी सी बात याद रखने वाली है, क्या सर? कि अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है ये, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन है ये, तो फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है। दिस इज पॉजिटिव वर्क। ओके, सो वर्क, ये वाला जो वर्क है वो F इंटू एस के इक्वल होगा। सिंपली पॉजिटिव वर्क है ये। दूसरा प्यारे बच्चों हमारे पास आया करता है नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क बिल्कुल नाम से पता चल रहा है कि पॉजिटिव वर्क के अपोजिट होता होगा। मतलब whenever force applied on an object and object displaces in the opposite direction of force, then the work is said to be negative। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो हम उसे पॉजिटिव वर्क कहते हैं। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं कह रहा हूं मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम उसे नेगेटिव वर्क कहेंगे। एग्जाम्पल देना सर। एग्जाम्पल है, मेरे हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, मेरे फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। अपवर्ड, ठीक है, मैंने फोर्स किधर लगाया है? अपवर्ड। अब थोड़ा रुको, बॉल अब तो नीचे आ रही है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है? ऊपर, और लेकिन बॉल मोशन में किधर आ रही है? नीचे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो हम क्या कहेंगे? वो कैसा वर्क है? नेगेटिव वर्क। तब तक जब तक कि आपके फोर्स का इफेक्ट रहा, तब तक वो पॉजिटिव वर्क रहा। हाँ, लेकिन हमने ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगाया, आप इसको समझने की कोशिश करो, है ना? हमने क्या किया? बॉल हमारे हाथ में थी, हमने फोर्स लगाया ऊपर। अब किसी बच्चे ने कहा सर लेकिन बॉल तो ऊपर जा रही है, तो यानी कौन सा वर्क हो रहा है? अब हम तो फोर्स लगा चुके हैं, ऊपर ही लगा हुआ है हमारा फोर्स, तो हम ना जब हम बॉल को सीधा भी फेंकते हैं तो क्या हम बॉल को बार बार फोर्स लगाते हैं? एक बार लगाते हैं, एक बार। ऐसे अब सोचो, हमने एक बार लगा दिया,
अब वो जा रही है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, रुक गई। अब हमारे फोर्स की किधर आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट अब जो हो रहा है, यानी कि जब वो ऊपर से नीचे आती है उस पॉइंट से हम क्या कहना शुरू करेंगे, अब कौन सा वर्क शुरू हो गया, नेगेटिव वर्क। ये समझ आया आपको? ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल इस तरह से लिख देता हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और जबकि इस पर फोर्स लगाया गया था अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ओके, सो दिस इज नेगेटिव वर्क। यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगाया है। ये माइनस का साइन क्यों लगाया सर? ये माइनस का साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये। यहाँ पर पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है, जो हाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर हुई ये बात यहाँ तक? इसके बाद बच्चों एक और वर्क हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका नाम है जीरो वर्क। नाम से पता चल रहा है कि जहां पर किसी भी तरह का कोई भी वर्क ना हो वो क्या कहलाएगा, जीरो वर्क कहलाएगा। ये कब होगा सर? तो आंसर है कि हम लोग ये बात जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला हुआ करता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मान लो बच्चों किसी केस में डिस्प्लेसमेंट ना हो, ठीक है, तो बता सकते हो वर्क का आंसर कितना आएगा, है ना? यहाँ जीरो लिख दो तो वर्क का आंसर जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ना हो। अब ये ऐसा कब होगा सर? तो आंसर है ऐसा तब होगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं परपेंडिकुलरली, नॉर्मली, तब उस केस में वहां पर कोई भी वर्क नहीं होगा। मतलब इस बात का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर मुझे फोर्स लगाना है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे पुश कर दूं, ठीक है, ऐसा पुश करूं तो ये इधर जाकर गिरेगा, वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको मैं ऊपर फेंक दूं, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने लगेगा, कौन सा वर्क हो जाएगा, नेगेटिव। अब मैं तीसरे टाइप का फोर्स लगा रहा हूं, इस पर वर्क कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक सरफेस है जिस पर ये रखा हुआ है, ठीक है, मैं खूब फोर्स लगा रहा हूं इस पर। क्या ये डिस्प्लेस हो रहा है? लेकिन फोर्स तो लगा रहा हूं ना, फोर्स लगा रहा हूं, देखना खूब फोर्स लगाऊंगा इस पर, ऐसे खूब फुल। जैसे मान लो एक टेबल है, उस टेबल पर एक बुक रखी हुई है और उस बुक पर मैं खूब फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे परपेंडिकुलरली उस सरफेस के। कैसा लगा रहा हूँ? परपेंडिकुलरली। क्या वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा? लेकिन मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ ना, तो उस केस में वर्क क्या हो गया, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ कुछ। तो व्हेनेवर फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट नॉर्मली या परपेंडिकुलरली, देन द वर्क इज सेड टू बी जीरो बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। ये बात आ गई समझ में? ठीक, एक और एग्जांपल लो। मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने यहाँ पर रख लिया अपने, या मैंने अपने हाथ पर रख लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो, मैंने इसको अपने हाथ पर रखा है। अब मैं इसको लेकर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मान लो मुझे 10 मिनट हो गए ऐसे लेकर खड़ा हुआ हूँ, मैंने इस ऑब्जेक्ट पर कितना वर्क किया? तो आंसर है जीरो। साइंस कहती है आपने कुछ वर्क नहीं किया। आप कहोगे सर मैं तो थक गया खड़े खड़े, आप क्या बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो मैंने कुछ वर्क नहीं किया। लेकिन साइंस कहती है नहीं। क्यों? क्योंकि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, आपने 10 मिनट बाद देखा अभी भी यहीं पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ। तो साइंस क्या कहती है? कुछ भी वर्क आपने नहीं किया। ये बात आ रही है आपको समझ में? क्लियर है? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कोई खच्चर देखा है, गधा, उस पर बहुत सारा लोड रख दिया और वो जा रहा है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है तो इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो बहुत सारा उसके ऊपर बोझ लाद दिया आपने और वो जा रहा है। बताओ उस गधे ने उस लोड के ऊपर कितना वर्क किया? तो आंसर कुछ नहीं, क्योंकि लोड कहाँ पर था? अभी भी कहाँ पर है? कुछ इसने लोड ने तो कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं। बात आ रही है समझ में? ठीक है। एक बच्चा स्कूल में, उसको सजा मिली, वो अपना बैग लेकर, हाथ लेकर ऐसे खड़ा हुआ है। बताओ वो कितना वर्क कर रहा है उस बैग पर? क्योंकि उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ये बात आ रही समझ में? ठीक है। अब फिर से, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको लेकर ऐसे जा रहा हूँ,
बताइए मैं इस पर कितना वर्क कर रहा हूँ? 0, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से नहीं हिला है, मैं हिल गया हूँ, वो बात अलग है। तो डिस्प्लेसमेंट कौन कर रहा है? मैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं इस पर कोई भी वर्क नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात का मतलब ये है कि 0 वर्क वो वर्क होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। और ऐसा कब हो पाता है सर? तो आंसर है जब हम ऑब्जेक्ट पर कैसा फोर्स लगाते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, सो मैं यहां पर इस तरह का कोई एक फिगर बना देता हूं जिससे बच्चों को ध्यान रहे। ठीक है, 0 डिस्प्लेसमेंट। ओके। सर ऐसे कोई ट्रक के पीछे से अगर धक्का लगा है तो? ट्रक के पीछे से धक्का लगा रहा है, ट्रक आगे मूव नहीं कर रहा, तो 0 वर्क। आप कहोगे सर मैं तो थक गया धक्का लगाते लगाते, मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है? आपने कहा ना परपेंडिकुलर, तो ऊपर से। पर देखो उस केस में भी परपेंडिकुलर का मतलब तो ऊपर हो गया, लेकिन अब आप दूसरा केस पूछ रहे हो मुझसे, आपने फोर्स ऐसे ही लगाया लेकिन आप उसे आगे ही नहीं ले जा पाए, यानी कि आपने उस ट्रक को डिस्प्लेसमेंट कितना कराया? 0। तो यानी कि अगेन वर्क कैसा हुआ? 0। वो तो पॉजिटिव वर्क वाला ही केस हो गया, लेकिन ये बात अलग है आपने कोई डिस्प्लेस ही नहीं कराया, तो इसका मतलब आपने कोई वर्क नहीं कराया। अदरवाइज देखो पॉजिटिव वर्क में अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट कराया तो वहां पर कुछ वर्क आएगा, लेकिन 0 वर्क हमेशा आएगा। कब? जब आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे। जब भी आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे हमेशा वर्क का आंसर 0 ही आएगा। किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के, ऑब्जेक्ट के नहीं। किसके? सरफेस के। ऐसा तो कोई बच्चा कहेगा ये सर ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स लगाओ और ये आगे चला जाएगा, तो ये भी तो परपेंडिकुलर हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हुआ। मैं बात किसकी कर रहा हूं? सरफेस की। तो आप ट्रक पर जब ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो सरफेस तो नीचे है ना, आप ऊपर से लगाओ ट्रक पे, तो किस पर परपेंडिकुलर हुए? सरफेस पर। ये बात आ रही है आपको समझ? ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वर्क। पहला पॉजिटिव वर्क, कब? तो आंसर है whenever force applied on an object and object displaces in the direction of force, then work is said to be positive. Second one is negative work, whenever force applied on an object and object displaces in opposite direction of force. And third, whenever force applied on an object perpendicularly या फिर normally, then the work is said to be 0 because there is no displacement. आप बिकॉज ना भी लिखें वो अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ वर्क। अगर मैं ये कहता हूं एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि आप ये कह रहे हो जिसके पास एनर्जी है वही वर्क कर सकता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? जिसके पास एनर्जी नहीं है वो वर्क नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आप ये भी कह रहे हो कि वर्क तभी होगा जब एनर्जी होगी, मतलब एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती होगी? वर्क में। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है इसको समझने की कोशिश करो। इसका एग्जांपल हो सकता है मैंने आपको पहले भी कभी दिया हो। मान लो हम सब ने एक रिले रेस का हमने सोचा कि चलो एक कंपटीशन करते हैं रेस लगाने का। ठीक है, मैं एक बच्चे को लेता हूं और हम दोनों मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट दौड़ना शुरू करता है। 100 मीटर की रेस है ऐसा मान लेते हैं। तो क्या हुआ, जब पहले वो दौड़ेगा और हम टाइम चेक करेंगे कितने टाइम में उसने कर लिया उस रेस को, फिर मैं दौड़ूंगा, फिर वो मेरा टाइम चेक करेंगे, फिर हम दोनों में से कोई एक जीतेगा या एक कोई हार जाएगा। ठीक है, तो वो भाग कर गया। ठीक है, मान लो जब वो भागने वाला था तो उस टाइम उसके पास एनर्जी थी 100 जूल, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ये 100 मीटर की कोई रेस करने वाले थे हम दोनों, तो उसके पास कितनी एनर्जी थी? 100 जूल। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जब वो यहां पहुंचा होगा 100 मीटर भागा, क्या उसकी एनर्जी 100 जूल ही होगी? नहीं, मान लो कुछ कम हो गई होगी। मैं थोड़ी देर के लिए यहां 80 जूल लिख देता हूं। ठीक है, 20 जूल एनर्जी कहां गई? क्या किया उसने? एक वर्क क्या किया? रेसिंग यहां पर एक वर्क था। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में? अब दूसरी बात सुनो, मान लो ये जो स्टूडेंट था इसको मैंने अपनी गोद में उठाया, ठीक है, और मैं लेकर 100 मीटर तक भाग के गया। मैं उसको गोद में लेकर भाग के गया। अब
अभी पहले एनर्जी 100 जूल थी यहाँ पर जब वो था, और मैं उसको गोद में लेकर ले जाकर बी पॉइंट पर ले जाकर रख दिया मैंने, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। अब बताओ यहाँ बी पॉइंट पर जब मैं उसे लेकर गया तो बताओ उसके पास कितनी एनर्जी है, कितनी जूल? उसकी एनर्जी खर्च नहीं हुई। जबकि पहले वाले केस में क्या हो रहा था, उसकी 20 जूल एनर्जी खर्च हो गई थी। 20 जूल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? वर्क में, यानी कि 20 जूल वर्क हो गया था। ठीक, लेकिन जब मैं उसको लेकर गया और मैंने यहां ले जाकर उसे रखा तो उसकी एनर्जी 100 जूल ही है। तो इसका मतलब मैंने उसकी एनर्जी बचा दी। कितनी कितनी जूल एनर्जी बचा चुका मैं उसकी? तो यानी कि मैंने 20 जूल एनर्जी बचा दी उसकी, और ये जो 20 जूल एनर्जी है इसके बदले में मुझे क्या करना पड़ा उस स्टूडेंट पर? तो आंसर है क्या? मैंने एक वर्क किया ना, मैं लेके गया हूँ तो मेरी तो एनर्जी कम हुई होगी ना, तो मैंने उस स्टूडेंट पर क्या किया? एक वर्क किया। ठीक है, तो यानी कि वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है और एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में। तो ये इसका मतलब आप आगे से एक बात याद रखो कि वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, वर्क एनर्जी होता है, एनर्जी से वर्क होता है, ये दोनों एक ही बातें हैं। हाँ, यानी कि एनर्जी और वर्क क्या होते होंगे? तो यानी कि एनर्जी भी जूल में कंसीडर कर रहे आप, और इसको भी, दोनों की ऐसा यूनिट सेम ही होनी चाहिए जब दोनों एक ही हैं। तो ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एनर्जी क्या होता है तो आप कहना एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। हम उतना ही वर्क कर सकते हैं जितनी हम एनर्जी खर्च करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। तो यानी कि एक चीज बढ़ती है, दूसरी चीज क्या हो रही होती है? कम। अगर कहीं वर्क ज्यादा हो रहा है यानी कि उतने ही अमाउंट में क्या कम हो रही होगी? एनर्जी। ठीक है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, तो ये तो बात हो गई एनर्जी की डेफिनेशन की, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि अच्छा, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी हमेशा वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और ये आगे जाकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता भी यही है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पर अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने एक नई तरह की पढ़ी आज कि वर्क भी क्या है, तो यानी हमारी एनर्जी एक नए टाइप की एनर्जी जिसका नाम है वर्क, उसमें कन्वर्ट भी होती है। ठीक है, ओके। नाउ एनर्जी के कुछ टाइप हैं जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनमें जो मेजर टाइप हैं उनके बारे में पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये दो मेजर टाइप है। पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, उसकी अपनी एक पोजीशन होगी, उसका अपना एक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो उसके पास क्या होगी? एक एनर्जी। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है, मान लो आपके पास पानी की एक बोतल है, ठीक है, उस पानी की बोतल में पूरा फुल पानी भरा हुआ है, तो उसके पास, मैं ये कह रहा हूँ, उसके पास एक एनर्जी है। आपको कैसे पता? क्या प्रूफ है सर आपके पास इस बात का कि उसके पास एनर्जी है? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस बोतल को थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूँ, ढक्कन उसका खुला हुआ है। अब क्या हो रहा है, वो वाटर मूव कर रहा है, मैंने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, ठीक है, या मैंने सिर्फ ये किया, चलो इसको भी छोड़ो, ऐसा करने पे तो थोड़ा ऐसा लगता है सर आपने फोर्स लगा दिया। मैं कह रहा हूँ मैंने उसमें एक होल कर दिया। अब क्या हो रहा है, वो वाटर वहाँ से बाहर गिर रहा है। अपने आप कैसे गिर गया? अपने आप तो कोई भी चीज़ मोशन में आ ही नहीं सकती, या मोशन में कोई भी चीज़ तभी आ सकती है जब उसके पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी। अपने आप से तो वर्क कर रहा है, वो पानी अपने आप बाहर गिर रहा है और खूब तेज तेज बाहर गिर रहा है, जैसे होल किया बाहर गिर रहा है बहुत तेज तेज। तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो जब तक वो बोतल के अंदर बंद था पानी, तब उसके पास जो एनर्जी थी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जब वो बाहर गिर रहा है तो वही पोटेंशियल एनर्जी अब मोशन में आ गया वो,
तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लग गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन, कोई कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होती है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तब वो जो एनर्जी प्रोसेस्ड करता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन, देन द एनर्जी इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर, उसकी पोजीशन के टाइम पर वो जो भी एनर्जी प्रोसेस करता है वो सब पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जाम्पल के लिए आप सबके पास अभी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप चल के क्लास खत्म हुई, जाना शुरू कर दिया, अब वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी भी कहाँ से आई, तो आप कुछ ना कुछ फूड इनटेक करके आए होंगे क्लास में आने से पहले। आप सोचो जब आप घर पर थे, ठीक है, मान लो आप स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद आपका 1 या 2 घंटे बाद आपको क्लास के लिए यहाँ आना था, तो आपने क्या किया, स्कूल से आने के बाद आप थक चुके थे, आपने कुछ फूड इनटेक किया, थोड़ी सी एनर्जी ली, थोड़ा सा रेस्ट किया, अब आप एनर्जी के साथ फिर से रेडी हो गए। मान लो आप 100 जूल एनर्जी के साथ रेडी हो गए थे क्लास आने के लिए, ठीक है, लेकिन आप घर से अगर पैदल पैदल चल के आए हो तो आपकी एनर्जी वहाँ घर पर 100 थी, जो आप एकदम फिट हुए थे 100 लेके, यहाँ क्लास तक आते आते कुछ कम हुई होगी, क्योंकि आपने एक वर्क कर दिया क्लास आने का। फिर आप यहाँ पर 1 आवर का लेक्चर पूरा देख कर आ रहे हो, सुन के जा रहे हो, आपके सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, बहुत फोकस करके सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब वो एनर्जी मान लो 100 से 80 हो गई थी क्लास में एंटर करते ही, 1 घंटे की क्लास ली, अब उसके बाद वो 80 से और कम हो गई, मान लो 60 हो गई। अगर मैं आपको ये बोलूं कि चलो आज ऐसा करते 4 घंटे क्लास करते हैं, तो अब देखो ये 1 आवर में तो 60 हो चुकी है, ठीक है। जब नेक्स्ट आवर में आप जाओगे, ठीक है, तब आपको क्या लगेगा, अब मैं उतना ही, सपोज करो मेरी एनर्जी ज़्यादा है, मैं उतनी कैपेसिटी से आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या कम हो रही है, क्या करने की एबिलिटी कम होती जा रही है, वर्क। नेक्स्ट आवर में थोड़ा सा और एनर्जी गिर चुकी है, मान लो आपकी एनर्जी घटते घटते 30 जूल रह गई है, फिर मैं कहूँगा अब 1 घंटा और आज 3rd आवर क्लास लगातार, तब आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं कर रहा है, आप पढ़ना भी चाहो तो आपका फोकस नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या कम हो चुकी है, एनर्जी। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो आप सब एक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अभी यहाँ पर हो, एक पोजीशन पर हो, आप सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी में मान लो सपोज करो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रखा हुआ है, मान लो कोई एक बुक है यहाँ पे रखी हुई है, और ये ऊपर कोई एक बुक सेल्फ थी, मैंने यहाँ से बुक उठाई और यहाँ रख दी, ठीक है, ओके। ये जो बुक को मैं जब यहाँ से यहाँ ले जाकर मैंने रखा, या इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक रखा, तो यहाँ पर मैंने एक डिस्टेंस चलाई, इसको एक मूवमेंट कराया, ठीक है। तो मैंने जब इसे डिस्प्लेस कराया है h डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब मैंने इस पर क्या किया है, वर्क किया है कुछ ना कुछ, ओके। तो वर्क हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, इस बुक ने खुद तो वर्क नहीं किया, इसको तो मैंने ले जाकर रख दिया, यानी कि मैंने इस पर वर्क किया, और वो वर्क ने इसकी क्या बचा दी होगी, एनर्जी बचा दी होगी। तो हम हमेशा ऐसा नहीं कहते हैं वर्क ने एनर्जी बचा दी होगी, हम कहते हैं वो वर्क कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, एनर्जी में, ठीक है। तो मैंने जितना वर्क कराया वो वर्क किसके इक्वल होगा, तो आंसर है मैंने पहले तो इस पर फोर्स लगाया होगा, कितना, mg, आया ना, नीचे की तरफ इसका वेट कितना था, mg, तो मैंने इतना ही फोर्स लगाया हुआ इस पर ऊपर ले जाने के लिए, और फोर्स लगाने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कराया इसे, h, इतना मैंने क्या करवाया है, वर्क। अब ध्यान रखना, ये जो वर्क मैंने करवाया यही वर्क कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। दिस वर्क विल कन्वर्टेड इनटू कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता होगा, mgh। बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। ये वाला टर्म क्लियर हो गया कि ये वर्क और एनर्जी इक्वल क्यों लिख दिए,
क्योंकि ये बुक अपने आप से नहीं गई, मैंने क्या किया, इस पर वर्क कराया, वो वर्क ही किस में कन्वर्ट हो गया होगा, एनर्जी में। ठीक है, तो ये वर्क अगर mgh के इक्वल है यानी कि वो एनर्जी भी mgh के इक्वल होगी। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इसका एग्जांपल क्या था, याद है आपको, जो मैंने एक रेस वाला एग्जांपल दिया, उसमें मैंने आपसे यही तो कहा था कि यहाँ 100 जूल के साथ है, यहाँ पर पहुंचा 80 जूल, खुद से जाता तो कितना 20 जूल खर्च करता, लेकिन मैं उठाकर रख कर आया तो मैंने उसे कितना बचा दिया, 20 जूल। वो कैसे बचाया, तो आंसर है मैंने उतना ही उस पर क्या कर दिया, तो यानी कि वर्क और एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। ये बात आ रही है समझ में आपको, ठीक है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना mgh। ओके, अब दूसरे टाइप की एनर्जी है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। What do you mean by kinetic energy? The energy possessed by a body by virtue of its motion, then the energy is said to be kinetic energy। यानी कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तब वो जो एनर्जी उसके पास होती है वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। वॉटेवर जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है अगर वो मोशन में है, रेस्ट पर है, रुकी हुई है कहीं पर, ठहरी हुई है कहीं पर, इस बात का मतलब उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बात, ठीक है। तो मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने एक फोर्स लगाया, m मास के ऑब्जेक्ट पर मैंने कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को मैंने s डिस्प्लेसमेंट करवा दिया होगा, ऐसा मैंने माना। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट था स्टार्टिंग में रेस्ट पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी कोई क्या रही होगी, कुछ, बाद में मैंने क्योंकि मैंने फोर्स लगा दिया था इस पर तो ये चलने लग गया था, तो मान लो बाद में इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ हो गई होगी, कितनी, v। ठीक है, यहां तक बात आ रही है समझ में। तो इस बॉडी ने कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर किया होगा, तो हम जानना चाहते हैं वो एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, तो कैसे निकालोगे, तो आंसर है हम निकाल सकते हैं v² माइनस u² इक्वल्स टू किससे, 2as। ये थर्ड इक्वेशन है। इस थर्ड इक्वेशन में u की वैल्यू हमने पुट कर दी, कितनी है, 0, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, s। तो ये कितना बच गया, v², और इधर क्या चल रहा है बोलो, 2as। यहां से a ऐसे ही ठीक है, 2 और s डिवाइड में आएगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या बन गया, v² अपॉन में कितना, 2s। इतना एक्सेलरेशन यानी कि इस बॉडी ने किया होगा। ठीक है, नाउ अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क, कितना वर्क इस बॉडी पर कराया गया। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस बॉडी पर फोर्स कितना लगाया गया होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है फोर्स का फॉर्मूला, और डिस्प्लेसमेंट कितना करा दिया गया है इसे, s। ये सब कुछ वर्क के इक्वल चल रहा है। ठीक है, मास ऐसे ही ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, v² अपॉन 2s, और इनटू में क्या चल रहा है, s। s से s कैंसिल, तो मेरे पास एक तो 1/2 बचा हुआ है, m बचा हुआ है, और v², यानी मैंने इतना वर्क कराया होगा इस बॉडी पर। अब ये वर्क मैंने कराया है, इसका मतलब इसकी एनर्जी मैंने बचा दी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वर्क किस में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी में। दिस वर्क विल कन्वर्टेड किस में, कौन सी, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस केस में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ ये वर्क। ठीक, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क के इक्वल होगी, और वर्क यहाँ पर कितना है, 12 mv²। तो अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ तो आप कहना 12 mv²। ठीक है, एनर्जी कोई सी भी हो सबके आंसर जूल में आएंगे, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, व्हाटएवर जो भी एनर्जी आप पढ़ोगे उन सब के आंसर जूल में होंगे। ठीक है, दो तरह की एनर्जी पढ़ ली, पहली पोटेंशियल एनर्जी
है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या है? mgh। और दूसरी है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। और फॉर्मूला क्या है? हाफ mv। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।